ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इधर ध्यान दो कि कल से लेके शनिवार तक 3 दिन लेक्चर के टाइम में थोड़ा सा अल्टरेशन है। तो 8:30 से 10:30 है वैसा राधिका मैम लेंगे। 10:30 से 12 तक दीपेश सर लेंगे। और ब्रेक चाहिए तो ब्रेक मिल के मैं 12:30 को चालू करूंगा। ब्रेक नहीं चाहिए तो 12 से 1:30 या 12 से 2 मैं ले लूंगा। आप बताओ, आप बताओ, ऐसे कुछ नहीं। सुनिए ना, 8:30 से 10:30 मैम, 10:30 से 12 दीपेश सर। ये शनिवार तक ही है, बाद में मेरा ये 24 बैच सैटरडे को खत्म हो रहा है। और उनका मैं सुबह से मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, सुबह 7 से लेके उनका लेने वाला हूँ मैं 12 बजे तक। 7 से 12 मेरा उनका क्लास है। ठीक है। तो 10:30 से 12 दीपेश सर। तो आप अगर बोलते हो तो 12:30 बजे मैं चालू करता हूँ। और आप बोलते हो तो 12 बजे, 12 बजे करूँ। तो चाहिए तो एक 10 मिनट थोड़ा नॉर्मल ब्रेक देके चालू कर देंगे 12:10। ठीक है। और आपको कभी भी ऐसे लगा कि नहीं बोर हो रहा है तो बीच में आके मैं डांस वांस करके निकल जाऊंगा। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल सारे प्रॉब्लम देख लिए बेटा आपने? अपना बुकलेट नंबर 2 है ना, 4 है? 2 है। ओके। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने कल कितने प्रॉब्लम किए बेटा? 5 किए। अभी नंबर 6 देखिए। चलिए एक एक करके सिचुएशन समझते हैं। Siemens Limited issued 1,12% debenture of 100 each, payable in full on application by 1st April. एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 1,10,000, यानी कितना बेटा? 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा आया। उसके बाद डिबेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 7th April, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। जैसे हम इश्यू ऑफ शेयर में रिफंड करते थे, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए बेटा? 10,000 को रिफंड कर दो। You are required to pass journal entries including cash transaction in the books of company. कैश ट्रांजेक्शन यानी क्या बेटा? बैंक अकाउंट जो भी होता है। तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन ही आया है, अलॉटमेंट का कुछ बोला है क्या? यस। अच्छा, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं बोला है। अच्छा, फुल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही है, राइट? लिखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा 1,00,000। अच्छा, इस प्रॉब्लम में एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों है ना? हाँ, हाँ। कितने रुपए लिखोगे बेटा? 1,10,00,000 लिखो। 1,10,00,000।
इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऊपर अमाउंट में रुपीज इन 000 लिख दिए तो 11,000 भी लिख सकते हो, मतलब 3 जीरो कट कर सकते हो, न को जाने 1 करोड़ 10 लाख। अब बेटा बताओ, आपने कितने आप दूसरी एंट्री सिंगल एक एंट्री में उड़ा सकते हो या दो अलग अलग कर सकते हो, बोलो रिफंड की एंट्री अलग और ट्रांसफर की अलग, एक साथ करना है अलग अलग करना है? आप बोलो, जैसे अलग अलग करें तो अभी रिफंड करना है, पैसा आएगा या जाएगा, तो बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट क्रेडिट, और एप्लीकेशन क्या होगा, डेबिट। लिखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका तारीख पहले एंट्री का 1 अप्रैल, अभी वाले एंट्री का 7 अप्रैल। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने वापस कर दिए बेटा, 10 लाख ज्यादा है, 10,000, तो 10,000 इंटू 100 कितना, 10 लाख वापस कर दिए, 10 lakhs रिफंड हो गए। चलो लास्ट एंट्री बताओ, अरे ट्रांसफर एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, उसको भी तारीख 7 अप्रैल लिखो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बोलो बेटा, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया, डन, खत्म हो गया प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट नंबर 7, उसके पहले की थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या दी है देखो, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो आपने को जनरली जरूरत है क्या, प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, बोलो, सब लोगों को पता है, क्रेडिट होता है। जैसे शेयर इशू एट प्रीमियम में क्या करते हैं हम, डिबेंचर बोलो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के समय क्रेडिट होगा, और एप्लीकेशन में है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन के समय क्रेडिट होगा। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम देखते हैं इसका। और अच्छा, डिबेंचर के केस में बेटा डिस्काउंट में भी हो सकता है, तो डिस्काउंट इज प्रॉफिट और लॉस, तो डिस्काउंट क्या होगा फिर, डेबिट। अगेन डिस्काउंट एप्लीकेशन में रहेगा तो एंट्री नंबर 2 में डेबिट होगा, अलॉटमेंट में होगा तो एंट्री नंबर 3 में होगा, ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं, ये देख लो, डिस्काउंट का एंट्री जब भी आता है तो डिस्काउंट क्या हुआ दिख रहा है आप सभी को, देख लो, डेबिट। चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 7 देखो, X Limited issued 1,12% debenture of 100 each at a discount of 10%, payable in full on application on 31st May. Application received 1,20,000. Debenture were allotted on 9 June. Excess money was refunded on the same date. No entries was made. चलो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितने इसको आया बोलो, 1,20,000, बोलो पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू कितना आया होगा बेटा, 100, 90 आया होगा, 90 आया ना बेटा, अरे 10% डिस्काउंट है बच्चा। लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 1,08,00,000 क्या, 1,08,00,000 क्या बेटा, अरे करना मल्टीप्लाई भाई, 1,08,00,000, 1,08,00,000 लिख दिया। अभी बेटा कितने एक्स्ट्रा है बोलो, 20,000 इंटू 90 कितने होंगे, 1,08,00,000 होंगे, बोल दो 10,80,000 या कितने, मुझे नहीं पता, 18 लाख क्या, 18 लाख, 18 लाख ना, तो 18 लाख रिफंड करो, बोलो रिफंड रेसिप्रोकल रे बाबा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो कितना, 18 लाख, ठीक है। अब उसके बाद अब बेटा अपने को ट्रांसफर एंट्री करनी है, नॉर्मल ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है,
डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, पर इसमें क्या आ गया, डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट क्या होता है बोलो, डेबिट, बोलो आंसर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, लिखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 लाख, 90 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 10 लाख टू 12% डिबेंचर्स 1 लाख, 1 करोड़। इनके अकाउंट भी बनाने बोले तो बना लेने के लेजर, कोई भी दम नहीं होता है उसमें, नहीं जरूरत नहीं है। क्या करोगे, एंट्री बोलो ना, समझो बैंक अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे बोलो, बैंक कहाँ कहाँ है, 2 जगह आया, तो डेबिट एक बार होगा, एक बार क्रेडिट होगा, राइट, बचा हुआ बैंक में बैलेंस 90 लाख आ जाएगा। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है, डिबेंचर अकाउंट, तो वो एक ही बार क्रेडिट हुआ है लास्ट एंट्री में, बराबर है, दो दो बार हुआ कि एक बार हुआ, अरे बच्चा डिबेंचर अकाउंट बोल रहा हूँ, एक ही बार हुआ है ना क्रेडिट, डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट एक ही बार क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट में दोनों नाम लिख दोगे, डिस्काउंट एंड एप्लीकेशन। फिर आगे कौन सा अकाउंट है बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन, वो एक बार डेबिट हुआ है, एक बार क्रेडिट हुआ है, बराबर है, फिर और एक बार क्रेडिट हुआ है, वो टैली हो जाएगा, 3 बार है डिबेंचर एप्लीकेशन, तीनों एंट्री आएंगे टैली हो जाएगा। फिर कौन सा है डिस्काउंट, डिस्काउंट एक ही बार डेबिट हुआ है, क्रेडिट कहाँ हुआ है, बस, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, समझ में आया, नहीं आता क्या लेजर, आता है, चलो आगे पढ़ो, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे शॉर्ट नोट आई थी बेटा एग्जाम में, जो अभी आगे का पार्ट है, पढ़ो क्या दिया है जरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कोलैटरल, एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसका प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन इसकी एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे शॉर्ट नोट 5 मार्क का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, और पढ़ के कौन एक्सप्लेन करेगा वो भी बताओ, देन मैं तो हूं ही।
कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? मैं बैंक के पास गया और बोला कि भैया मुझे लोन चाहिए। बैंक ने बोला कितना चाहिए? मैंने बोला 1 करोड़ का। तो बोले उसके अगेंस्ट तुम क्या सिक्योरिटी दे रहे हो? तो मैंने बोला मेरी एक 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो रख लो। बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन कल को बेचने जाएंगे तो अगर 1.5 करोड़ नहीं आया तो क्या करेंगे? तो मैं बोला एक मेरा और ऑफिस है 40 लाख का, वो भी रख लो। पर उस लोन के अगेंस्ट मेन सिक्योरिटी मेरा घर है, पर एक एडिशनल सिक्योरिटी जो मैंने दे दी उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। बोल दो अगर आपके लोन का पैसा पूरा उससे नहीं निकला घर से, तो ये ऑफिस बेच सकते हैं, लेकिन पहले बैंक ने क्या बेचना चाहिए? घर। तो वो जो 40 लाख का मेरा दूसरा ऑफिस है वो कोलैटरल है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत बार डिबेंचर जो है वो इशू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करती है। समझो मैं कंपनी हूं, मैं आप बैंक हो, तो आपसे मैं पैसा लेता हूं और मैं आपको डिबेंचर देता हूं, पर उसके अगेंस्ट मैं बैंक आपको क्या करता हूं? सिक्योरिटी देता हूं। दैट सिक्योरिटी इज माय गारंटी। बोल तो मेरी गारंटी होती है। तो वो गारंटी कैसे होती है बेटा, कि समझो जो मैंने कर्जा लिया है आपसे, वो कर्जे के अगेंस्ट मैं आपको डिबेंचर भी दे के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को मैंने कर्जे के लिए हाथ ऊपर कर दिया तो आप डिबेंचर के पैसे मुझे मांग सकते हो। तो नाउ दैट डिबेंचर इज कोलैटरल सिक्योरिटी। बोलते ये डिबेंचर ऐसे है जो मैंने आपको दिए है, लेकिन उसका पैसा मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो मेरी सिक्योरिटी है आपके तरफ, मेरे कंपनी की गारंटी है वो आपको। और ऑलरेडी मैंने आपको एक एसेट दे के रखा है, और उसके अलावा मैं आपको डिबेंचर देता हूं, तो दैट बिकम द कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो अभी इसमें क्या दिया है, कोलैटरल सिक्योरिटी मीन सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी। समझ में आया आपको? ओरिजिनल तो मैंने घर रखा था आपके पास, आपने ऑफिस मांग लिया। अभी अपने प्रॉब्लम में ओरिजिनल जो कुछ रहेगा एडिशनल डिबेंचर रहेगा। तो डिबेंचर कौन सी सिक्योरिटी हो गई? कोलैटरल। एडिशनल सिक्योरिटी विच कैन बी रेज्ड बाय लेंडर, लेंडर यानी साहूकार, in the event of original note not being repaid on the due date. Under this agreement, the borrower agrees that a particular asset or group of asset will be realized and proceed therefrom will be applied to repay the loan in the event that amount is due cannot be paid. Sometime company issue their own debenture as collateral security for a loan or a fluctuating overdraft. When the loan is repaid on the due date, these debenture are at once released with an main security. In case the company cannot repay its loan, the interest thereon on the due date, the lender become the debenture holder who can exercise the right of debenture holder. In such cases, holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debentures. बोल दो क्या बेटा? मैंने, मेरी कंपनी ने आपके बैंक से लोन लिया। कितने का लोन लिया? 10 करोड़। आपने मुझे 10 करोड़ का लोन दे दिया, मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब अचानक बैंक मैनेजर के मन में खुफिया आइडिया है, चला इसको 10 करोड़ लोन तो दे दिया है, कल को इसने डुबा दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बैंक मैनेजर ने क्या बोला मुझे, हमने लोन तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के या तुम्हारी मशीनरी वगैरह सबके अगेंस्ट गिरवी पे दे दिया, पर हमको भरोसा नहीं है कि तुम हमारे 10 करोड़ दोगे। तो कंपनी क्या करती है, बैंक को डिबेंचर इशू करती है। पर वो डिबेंचर का कोई पैसा मिलता है क्या कंपनी को? नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी खाली डिबेंचर दे रही है बैंक को गारंटी बोल के। यानी कल को हमने अगर पैसा नहीं भरा, किसका? लोन का, तो आपको क्या होगा, ये डिबेंचर, आप डिबेंचर के राइट्स मिल जाएंगे, आप हमसे ले सकते हो। तो बैंक सेफ हो गई कि नहीं? अब जब कंपनी लोन पेड कर देगी तो ये डिबेंचर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। पर अगर कंपनी ने लोन नहीं पेड किया तो बैंक डिबेंचर का पैसा मांग सकती है। पर आपने बैंक को डिबेंचर दिया एज अ गारंटी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बैंक को ब्याज दोगे आपके डिबेंचर पे। आप बैंक को ब्याज सिर्फ किस पे दोगे? लोन पे। डिबेंचर सिर्फ एडिशनल सिक्योरिटी है। तो कौन सी सिक्योरिटी हो गई? कोलैटरल। बोलते इसको बोलते हैं जस्ट बाय बुक एंट्री आपने डिबेंचर दिया बैंक को। तो इसके दो मेथड है अकाउंटिंग के। मेथड 1 पढ़ो क्या है? Under this method, no entry is made in the books of account of the company at the time of making issue of such debenture. In the notes of account, बोल दो बैलेंस शीट के नीचे, the fact of debenture being issued and outstanding is shown at the note under the liability secured. ये डिबेंचर जनरली बेटा जब भी हम डिबेंचर बेचते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, बराबर है। तो उस केस में हमारा एक एसेट बढ़ता है और एक लाइबिलिटी बढ़ती है। कौन सा एसेट बढ़ता है? बैंक, और लाइबिलिटी बढ़ती है डिबेंचर। पर ये डिबेंचर तो फ्री में इशू है, बराबर है ना? लोन अलग बात है, पर ये डिबेंचर तो आपने गिरवी, मेरी
गारंटी बोल के इसके पास मैं पेपर दे रहा हूँ, तो उसके या 2 एंट्री हुई या सिंगल एंट्री हुई? सिंगल ही हुई, तो उसको बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? अच्छा, वो डिबेंचर की कोई वैल्यू रहने वाली है क्या? क्योंकि उसको तो हम अभी पैसा तो हम लोन के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो पहली मेथड बहुत इजी होती है कि उसको बैलेंस शीट में बताओ ही मत, खाली नोट में लिख दो कि हमने बैंक को डिबेंचर गिरवी रखे है। अब दूसरी मेथड क्या होती है, अगर इसकी एंट्री करना है आपको तो क्या होता है, देखो दूसरा पढ़ो। अंडर दिस मेथड, ये पहली मेथड समझ में आ गई सबको, फर्स्ट वाली। अभी सेकंड मेथड क्या होती है पहले देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये जो सेकंड मेथड है बेटा, अच्छा यहाँ पे नहीं, सेकंड मेथड में क्या किया जाता है बेटा, इन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं दिया यार ये मेथड सेकंड, आना चाहिए था। हाँ, नोट्स ऑफ अकाउंट कोलैटरल, कहीं पे तो आगे आ जाएगी। तो बेटा सेकंड मेथड में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, वो उसकी एक एंट्री पास करती है जो एसेट में भी होता है डिबेंचर और लाइबिलिटी में भी होता है, और जब वो लोन पास हो जाएगा उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर वो आगे आता है तो देखते हैं अपन। इसमें देखिए ये पहला प्रॉब्लम, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 1 लाख by giving collateral security of 1 crore 50 lakh rupees 10 each 14% डिबेंचर as mortgage डिबेंचर। तो अगर इसमें सबसे पहली एंट्री क्या होगी, लोन लिया तो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर का कोई रोल ही नहीं है ना बेटा, लोन लिया है, बैंक लोन अकाउंट, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लिखो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 1 करोड़। आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू आईडीबीआई बैंक लोन अकाउंट, चाहिए तो। बराबर है बेटा, उसके नीचे नोट लिखो, देर अंडर फर्स्ट मेथड, अंडर फर्स्ट मेथड देर इज नो एंट्री, देर इज नो एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर as collateral security, as collateral security for rupees 1 crore 50 lakhs, for rupees 1 crore 50 lakhs, for rupees 1 crore 50 lakhs, लिख दिया, for rupees 1 crore 50 lakhs। हो गया क्या? बोल दो इस मेथड में अगर बैलेंस शीट बनेगी बेटा तो बैलेंस शीट ऐसे दिखेगी, बैलेंस शीट अगर इस मेथड में बनेगी बेटा, बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटी में आएगा या एसेट में, लाइबिलिटी साइड। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट टी फॉर्मेट की नहीं होती है, ये ऊपर लाइबिलिटी में ऐसा लिखेंगे। आपको पता है लाइबिलिटी का नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है ये, नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और वहां पे लिखेंगे आईडीबीआई बैंक लोन। कितने का लोन लिया बेटा अपन ने, 1 करोड़। और इसके यहाँ पे बेटा नोट लिख देंगे, नोट क्या लिखेंगे बोलो बेटा, नोट क्या लिखोगे, ऐसे लिखेंगे, बस इसको अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, खाली नोट लिख देते हैं। तो दिस इज मेथड 1। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपने लोन लिया है वो 1 करोड़ जो भी रहेगा वो लाइबिलिटी में लिख दो, एसेट में बैंक में एसेट आ जाएगा, खत्म, एसेट में बैंक आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में सिर्फ लोन लिखते हैं। ये 1.5 करोड़ का कोई एंट्री नहीं होता है, खाली एक मालूमात बोल के लिखा जाता है कि हमने 1.5 करोड़ के डिबेंचर क्या दिया है, कोलैटरल सिक्योरिटी। दिस इज मेथड 1। ये समझ में आया? अभी मेथड 2 में क्या होता है बेटा, पहले ये लिख लो, आपको चाहिए तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बोल के लिख दो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट।
ऑफ लोन। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा। बेटा लोन जनरली बैंक का लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, तो नॉन करंट ही होता है। लिखा बेटा, बोरोइंग बैलेंस शीट आठवन नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको बोलते हैं मेथड 1, जिसमें वो 1.5 करोड़ के डिबेंचर को कुछ भी अमाउंट में मेंशन नहीं करते, नोट में मेंशन करते हैं। लिखा आपने। अभी आगे देखिए इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा। अब मेथड 2 देखिए सब लोग। व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 में इसका एंट्री किया जाता है डिबेंचर का। वो एंट्री ऐसे होता है, अभी डेबिट तो बैंक होने वाला है नहीं, पैसा थोड़ी मिलेगा, डिबेंचर हम फ्री में दे रहे हैं, मैं आपको खाली पेपर दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे उसको बैलेंस शीट में बताना है तो उसकी एंट्री होती है बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या एंट्री होती है उसकी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो उस केस में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे दिखेगा? एसेट में। और डिबेंचर अकाउंट कहाँ पे दिखेगा? लाइबिलिटी में। तो ऐसे केस में बैलेंस शीट मैच होगी, तो इसको कौन सी मेथड बोलते हैं? मेथड 2। और जब आपका लोन पेड हो जाता है, ये एंट्री रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स यानी क्या हो जाएगी फिर? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, तो बैलेंस शीट में से डिबेंचर निकल जाएंगे। लेकिन रियल अकाउंटिंग में कोई भी ये मेथड फॉलो नहीं करता है, पहली वाला ही करता है। तो अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है यहाँ पे, नंबर 8। अच्छा ये प्रॉब्लम ही खा गए। यहाँ पे लिखो बेटा सब लोग, मेथड 2 लिखो। मेथड 2, अंडर दिस मेथड जर्नल एंट्री पास कर लो। क्या रहेगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया बेटा? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट, बोलो बेटा। 1.5 करोड़। डेढ़ करोड़। जीरो तुम्हारा लुकआउट है। अभी बेटा बैलेंस शीट में कैसे होगा देखो सब लोग, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा ये आपकी बैलेंस शीट है। ये ऐसा बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे होती है। यहाँ पे लाइबिलिटीज में हेडिंग होती है बेटा, तीसरे नंबर की हेडिंग। बोलो पहली क्या होती है, याद है क्या? शेयर, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी संपा। संपा यानी क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, भूल गए? तीसरी, अरे अभी वाली, नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में होता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप ऐसे बताओगे, आईडीबीआई का लोन आपका कितना है बेटा? 1 करोड़।
और बेटा डिबेंचर आपने इशू कितने के किए? 1.5 करोड़, बराबर है ना? इनकी टोटल हो गई आपकी 2.5 करोड़। ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ठीक है बेटा। अभी एसेट साइड में, एसेट साइड में दो ही होते हैं बेटा। एक होता है नॉन करंट एसेट। कौन सा होता है बेटा? नॉन करंट एसेट। इस नॉन करंट एसेट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। कितना है डिबेंचर सस्पेंस बेटा? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ ना। और दूसरा होता है करंट एसेट, उसमें बैंक लिखोगे। लोन कितने का लिया? 1 करोड़। इसकी भी टोटल क्या हो गई बेटा? 2.5 करोड़। हो गई कि नहीं बैलेंस शीट टैली? ऐसे पूछ सकते हैं आपको, बैलेंस शीट बनाओ तो लिखना है तो लिख लो, आपकी इच्छा है। कंपनी बैलेंस शीट की इतनी इजी मेथड बताई थी याद करने को, फिर भी आपने नहीं किया है। चलो, हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग है। मुझे आपके कंपनी का कुछ एसेट लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आपको डिबेंचर दिया, तो डिबेंचर के अगेंस्ट एसेट आ सकता है कि नहीं? जैसे शेयर के अगेंस्ट एसेट के अगेंस्ट शेयर, तो ऐसे डिबेंचर, ठीक है। तो अभी देखिए, प्रॉब्लम नंबर 9 हमको सॉल्व करना है। अच्छे से पढ़ लो पहले। मुझे वो 12th की आदत लगी, मतलब लिख लो पहले बोलने आदत। पढ़ लो प्रॉब्लम। डिबेंचर्स है,
जिसकी वैल्यू है 50 लाख। सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹25 लाख। उन्होंने किसी को 25 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, पर वैल्यू कितनी ली है उससे? 90%। इसका मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ 10% डिस्काउंट है। 10% क्या है? डिस्काउंट। एक वेंडर है जिससे ये लोग 10 लाख का एसेट ले रहे हैं और उसको 12.5 लाख के डिबेंचर दे रहे हैं। बोल दो क्या? 2.5 लाख क्या हुआ? लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस, तो वो भी डिस्काउंट हो गया। और तीसरा है, एक बैंकर को दिया है कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के, लोन लिया है 10 लाख का, 12.5 लाख का कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है। तो आप ये तीनों की टोटल कर लो, कितनी हो जाएगी बोलो? एबीसी मिलके 50 लाख हो जाएगी कि नहीं? तो आपको 50 लाख के डिवेंचर इशू करने हैं, पर्पज अलग अलग है। तो अभी उसमें का ए वाले का एंट्री कौन बोलेगा? बोलो। अरे भैया 25 लाख के डिवेंचर इशू किए और अपने को जो है 90% रुपए मिलने वाले हैं, 22.5 लाख मिलने वाले, यानी 2.5 लाख क्या हो गया? डिस्काउंट। बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 22.5 लाख। आगे डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2.5 लाख और डिबेंचर कितने के गए? 25 लाख। बोलो एंट्री। सब लोग लिखो, ए बोल के लिखो या 1। बैंक अकाउंट डेबिट 22.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 22.5 लाख। बेटा 22.5 लाख कैसा आया? बोर्ड पे तो 25 लिख रहा है, 90% में दे रहे हैं उसको, राइट? तो 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। आगे तू बोलो। डिबेंचर, डिबेंचर का नाम क्या है? 14% डिबेंचर। बोलो बेटा। 25 लाख हो गया। आगे नेक्स्ट। अभी दूसरा, पब्लिक को इशू कर रहे, वेंडर को, जिससे हम एसेट ले रहे। बोलो क्या आएगा? कौन सा एसेट? फिक्स एसेट। बोलो एंट्री। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। अभी इसको दो एंट्री कर सकते हो। ऐसे करो, पहले एसेट आया उधारी पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी को क्या बोलोगे? वेंडर। क्या बोलोगे? वेंडर। लिखो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख। अब बेटा वेंडर को आप 10 लाख की जगह कितने के डिबेंचर दे रहे हो? 12.5। तो आपका लॉस कितना है? 2.5 लाख। लॉस को क्या बोलोगे? डिस्काउंट। कौन एंट्री बोलेगा? बोलो, थोड़ा अच्छा बोलो ना। हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। रुको, पहले गड़बड़ मत करो। हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आगे वेंडर अकाउंट डेबिट। अरे 2 मिनट पहले वाली एंट्री देखो, वहां पे बैंक था कि नहीं? बैंक के जगह वेंडर। बोलो आंसर। अरे डिस्काउंट पहले क्यों बोलते हो? पहले वेंडर बोलो। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लिखो, वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख। हाँ 10 लाख। वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख। आगे डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 2,50,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 2,50,000। आगे, आगे बोलो। टू 14% डिबेंचर अकाउंट। बोलो 12.5 लाख। 12.5 लाख, ठीक है। 12.5 लाख लिख दिया सबने? लिखा क्या? 12.5। हम्म। अब आगे नेक्स्ट, तीसरा केस पढ़ो क्या है?
Banker has a collateral security for a loan of 10 lakh, nominal value 1250. अभी ध्यान से सुनो, हमने लोन लिया है 10 लाख का, पहले इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं? तो लोन लिया, इसकी एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया बेटा? 10 लाख। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन अकाउंट या लोन अकाउंट 10 लाख। 10 लाख। अभी 2 मिनट पहले मैंने कोलैटरल सिक्योरिटी की 2 मेथड सिखाई थी, हाँ या ना? मेथड 1 में एंट्री होती है क्या कोलैटरल की? नहीं, तो हम बच जाएंगे। क्या लिखने का? इफ मेथड 1 फॉलो देयर इज नो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। और अगर मेथड 2 फॉलो की तो क्या एंट्री होगी? अभी लिख के बताइए ना आपको। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो आप आपके नॉलेज के लिए लिख दो, इफ कंपनी फॉलो फर्स्ट मेथड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, इफ कंपनी फॉलो first method of collateral security, if company follow first method of collateral security, no entry is required, no entry is required, लिखा? but in case second method is followed, तो एंट्री लिखो आप, लगाओ दिमाग। 12.5 लाख की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। डन? सबका हो गया? चलो अभी आगे देखिए, नेक्स्ट आगे का पार्ट इजी है क्या अभी तक टॉपिक? ए पब्लिक, अभी ये देखो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑफ डिबेंचर। बेटा मैंने कभी 11th में या आपको 12th की ये सीए फाउंडेशन की थ्योरी सिखाते वक्त एक कॉन्सेप्ट बोला था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है वो? हाँ यस, समझो बेटा, अभी अपन ने कंपनी फॉर्म की है और कंपनी फॉर्मेशन को खर्चा आ गया 5 लाख। बहुत बड़ा खर्चा है, आप भले ही ये रेगुलर खर्चा है लेकिन आप P&L को लिख नहीं सकते क्योंकि खर्चा बड़ा है। और आपने कंपनी फॉर्म करते हो कैसे? उसमें लिखा कि अपनी कंपनी 5 साल तक चलेगी। तो इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि आप क्या करो कि वो खर्चा हर साल 20% लिखो, बाकी का 20% राइट ऑफ करो, बाकी का बैलेंस शीट में लिखो। तो आप क्या करोगे? 5 लाख बैलेंस शीट के एसेट में लिखोगे, पहले साल उसका 20% 1 लाख वहां से कट कर दोगे, P&L में 1 लाख डाल दोगे, फिर दूसरे साल 1 लाख डाल दोगे, फिर तीसरे साल 1, और वैसे ही बैलेंस शीट में 5 का 4 हो जाएगा, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, और 5 साल बाद बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? 0। और तब तक हर साल 1-1 लाख P&L में जाके वो भी क्या हो जाएगा? 0। इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये खर्चा है रेवेन्यू, पर इसका बेनिफिट ज्यादा पीरियड के लिए है, तो इसको हम लोग टुकड़ों में क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो जब बेटा कंपनी शेयर्स डिबेंचर कुछ भी डिस्काउंट में इशू करती है, तो वो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो उस लॉस को नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो अभी बोर्ड पे ध्यान दो, द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अमोर्टाइज, अमोर्टाइज यानी क्या? टुकड़े करना। अमोर्टाइज यानी क्या? टुकड़े करना। अमोर्टाइज ओवर पीरियड बिटवीन अ इश्यूएंस डेट एंड रिडम्पशन डेट। बोलते समझो बेटा, मैंने आज क्या किए? 10 करोड़ के डिबेंचर इशू किए और मैंने डिस्काउंट पे इशू किए 1 करोड़ के, तो मेरे हाथ में 9 करोड़ ही आए, तो मेरा लॉस कितना हुआ बेटा? 1 करोड़ हुआ। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 5 साल बाद पैसा दे दूंगा,
तो अपने डिबेंचर इश्यू और रिडम्पशन का पीरियड कितना हो गया? 5 साल। तो ये जो 1 करोड़ लॉस हुआ है, मैंने 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना करूंगा बेटा? 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसा होता है। तो रिटर्न ऑफ इन द फॉलोइंग मैनर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। पहला पढ़ो। इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सेम एग्जांपल, से द एंड ऑफ 5 years, the total amount of discount should be written out equally throughout the period of debenture, applying straight line method. The main advantage of this method is that spreads the burden of discount equally over the all the period. जैसे मैंने अभी बोला 1 करोड़ को 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा बेटा? 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। तो हर साल पे बर्डन कितना आएगा? इक्वल आएगा। कितना आने वाला है? 20 लाख। अभी दूसरी मेथड जरा अलग है, वो क्या है देखो। If the debenture are redeemable at different date, the total amount of discount should be written off in the ratio of benefit derived from debenture loan in any particular year, applying the sum of the year's digit method. This method is suitable when debenture are redeemed by unequal installment. यानी क्या? मैंने आपको बोला कि भैया मैंने आपसे 10 करोड़ लिया है, मैं आपको 2 साल बाद 2 करोड़ दूंगा, उसके 1 साल बाद और 3 करोड़ दूंगा, और उसके 1 साल बाद बचे हुए 5 करोड़ दूंगा। तो मैं अभी डिबेंचर का रीपेमेंट एक साथ कर रहा हूँ या स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ? तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में राइट ऑफ किया जाता है, उसको बोलते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम में समझ आए, पर उसकी एंट्री एकदम इजी है। मेरे लिए ये खर्चा है, खर्चा यानी कहाँ पे जाएगा? P&L के डेबिट में। और डिस्काउंट जब मैंने दिया था तब डेबिट हुआ था, वो कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री जरा देख लो बोर्ड पे क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? चलो अभी हम प्रॉब्लम देखते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सबको। एकदम इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मुझे डिस्काउंट का अमाउंट बताओ बेटा, यहाँ पे कितना है? डिस्काउंट का अमाउंट कितना है बताओ सब लोग। 6 रुपया है कि नहीं? 6 रुपया कहां से आया बेटा बोलो? 94 में इशू है। अब डिबेंचर की क्वांटिटी कितनी है जरा बता दो सब लोग। 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 6 यानी कितना हो गया बताओ बेटा? बोलो जल्दी जल्दी। 6 लाख हो गया। तो अब इसको मैं राइट ऑफ कैसे करूंगा? देखो, इसका वर्किंग करने के लिए जगह है यहाँ पे। देखो, ये देखो, यहाँ पे ईयर लिख दूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है। अभी डिबेंचर, अभी बेटा मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा हूं कि एक साथ देने वाला हूं? कुछ दिया है क्या प्रॉब्लम में कि हम बीच बीच में पैसे देने वाले हैं उनको? नहीं देने वाले हैं ना, एक ही साथ। तो अपना हमेशा आउटस्टैंडिंग जितना लिया था उतना ही रहेगा। हमने कितने के डिबेंचर इशू किए बेटा? 1 लाख के किए, यानी कितने रुपए के किए बेटा? 1 करोड़ के किए ना? 1 करोड़, 1 करोड़, 3 साल के बाद भी 1 करोड़ बाकी, 4 साल के बाद भी 1 करोड़ बाकी, 5 साल के बाद भी 1 करोड़ बाकी। ठीक है। अब आपको क्या करना है? उसको राइट ऑफ रेशियो निकालना है। इधर ध्यान दो बेटा। रेशियो क्या रहेगा हर साल? 1/5 ना बेटा? अरे बेटा, आपका 1 करोड़ का जो भी है वो 1/5 हर साल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ, अब यहाँ पे राइट ऑफ अमाउंट क्या रहेगा? कौन बोलेगा? बोलो कितने रुपए लूं? अरे बेटा देखो इधर, 94 में इशू हुआ कि नहीं? कितने के डिबेंचर थे? 1 लाख डिबेंचर 100 के, यानी 1 करोड़ के थे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है बेटा? 6 रुपए, यानी कितना? 6 लाख। कितना रुपए बेटा? 6 लाख। तो पहले साल राइट ऑफ होगा 6 लाख इंटू 1/5, कितना? 1,20,000। दूसरे साल, अरे सेम ही रहेगा ना, 1,20,000। बोलो तीसरे साल। वाह, चौथे साल। बहुत कम बार ऐसे चांस आता है सारे आंसर आते हैं आपको। बोलो चौथे साल। वाह, लास्ट ईयर 1,20,000। है कुछ दिमाग इसमें? खाली प्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट बेटा, मेरा डिस्काउंट में लॉस कितना हुआ था? 6 लाख। इसको राइट ऑफ कितने साल में किया? 5 डिवाइडेड बाय 5 किया। हर साल 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1. अंडरस्टैंड?
इजी है। तो एक साथ लॉस को डेबिट नहीं करते हुए हर साल थोड़ा थोड़ा करना, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है, चल। हाँ जी। उलट हा केल्यामुळे प्रॉफिट ऍडजस्ट होतो. समज ज्या वर्षी डिबेंचर इश्यू केले त्याच वर्षी पीएनएल ला 6 लाख लिहून टाकले तर त्या वर्षावर किती मोठा इम्पॅक्ट होईल. उलट डिवाइड केल्यामुळे आपला, अभी एक एग्जांपल, ये 2 मिनट सब लोग रुक जाओ बेटा। आज मैंने पेपर में ऐड दी 10 लाख रुपए की, कितने रुपए की, 10 लाख। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है बेटा, कैपिटल है या रेवेन्यू है? बोलो ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस डे टू डे लाइफ में रेवेन्यू है। अब बेटा मेरा ये क्लास का पहले ही साल है और मेरा टोटल कलेक्शन ही 8 लाख रुपए होने वाला है, या समझो 10 लाख होने वाला है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, जीरो हो जाएगा ये 10 लाख लिखूंगा तो। लेकिन मैंने ये जो ऐड दी है, ये इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट है, इससे मुझे आने वाले 5 साल तक कस्टमर मिलने वाले हैं। कितने साल तक, 5 साल तक। तो अब आप मुझे बताओ, ये 10 लाख मैंने एक ही साल चार्ज कर देना चाहिए, क्या इसको 5 साल में डिवाइड करना चाहिए? तो मैं हर साल पी एंड एल में कितना लिखूंगा, 2 लाख। तो हर साल पी एंड एल में 2 लिखूंगा तो मुझे हर साल का सही प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? पर पहले ही साल 10 लाख लिख दूंगा तो क्या होगा, मेरा इस साल का प्रॉफिट बदल जाएगा, आने वाले 4 साल का भी गलत होगा। तो कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आपको ज्यादा समय के लिए बेनिफिट देता है और अगर वो खर्चा बड़ा है तो ऐसे करते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ। तू कैश बुक और खर्चे को क्यों मिक्स कर रही? कैश बुक इज डिफरेंट। अब मुझे इस हिसाब से, तो बेटा मैंने फैक्ट्री डाली और मैंने 10 करोड़ की मशीनरी ला ली। तू बोलेगी सर आज के दिन तो 10 करोड़ चले गए, मशीनरी लिख दो ना पी एंड एल में। मशीनरी का बेनिफिट कितने साल का है, बहुत सालों का है, तो उसको पी एंड एल में लिखेंगे एसेट में। एसेट में इस खर्चे का बेनिफिट 1 साल का है या 5 साल का है? समझो सोनाली मैडम ने बोला कि आज मुझे एक साथ 5 साल की सैलरी दे दो, और हमने सब आशीष सर वगैरह मैंने डिसाइड, ठीक है मैडम को जरूरत है लेके जाओ 10 लाख रुपया। अब भले ही ये सैलरी खर्चा है, लेकिन मैं पी एंड एल में एक साथ 10 लाख डालूंगा, क्या डालूंगा तो क्या होगा बेटा, मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा कि नहीं? तो मैंने क्या करना चाहिए, 5 साल की सैलरी को डिवाइड कर देना चाहिए। हर साल में कितना पैसा, आज 10 लाख चला जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर वो सैलरी जो अकाउंट है वो एक साथ 10 लाख पीएनएल में नहीं भेजूंगा, पीएनएल में इस साल सिर्फ 2 ही भेजूंगा। बचे हुए 8 लाख कहां पे दिखेंगे, एसेट। नेक्स्ट ईयर 6 लाख हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, बैलेंस शीट में जीरो कब होंगे, 5 साल बाद। और हर साल पीएनएल में कितना कितना आएंगे, 2-2 लाख। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? और कोई प्रश्न है? मजा आया? लिखो, ये सीएमई पढ़ने को मिलता है आपको। कसं नाही टॅली होणार? हाँ होईल ना टैली बेटा। देखो पहली एंट्री इस साल होगी, डिस्काउंट जो है डायरेक्ट एसेट में दिखेगा, फिर साल के एंड में उसमें से 2 लाख माइनस होगा, तो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, 8, और पीएनएल में 2। फिर दूसरे साल 8 में से 2 जाएगा, 6, दूसरे साल के पीएनएल में 2। तीसरे साल 6 में से 2 जाएगा, बैलेंस शीट में 4, पीएनएल में 2। चौथे साल 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, पीएनएल में 2। लास्ट ईयर 2 में से 2 चला गया, बैलेंस शीट में 0, पीएनएल में 2। 1/5 रेशियो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़, 1 करोड़ बोल दो। हमने बीच में कुछ पे किया होता तो रेशियो बदल जाता, समझे? उसको ही मेथड, अलग वाली मेथड होते हैं।
लिख दिया। चलो इस टॉपिक के अपन लास्ट पॉइंट पे आ गए। किधर गया पेन? हाँ, अभी इधर देखिए। एचडीएफसी लिमिटेड इश्यूड 2,12% डिबेंचर्स ऑफ 10 each 9.40। बेटा बोलो डिस्काउंट का वैल्यू 0.6 है बेटा, तो 0.6 इंटू 2 लाख, अमाउंट बोल दो 1,20,000 है। अब ये 1,20,000 अपने को राइट ऑफ करना है, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या है, 1st January 22, under the terms of issue, 1/5 of the debenture annually redeemed by the company. The first redemption was made on December 22. The amount of discount is to be calculated. अभी यहाँ पे मेथड अलग हो गई बेटा। नो डाउट आपने डिस्काउंट का बराबर बताया, मुझे कितना बताया बोलो, 1,20,000। ये एकदम बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने वाली है, सब लोग ध्यान दो। मैं भी ऊपर की हेडिंग नहीं लिखता हूं, सब लोग ध्यान दो। आपने डिबेंचर कितने रुपए के इशू किए बेटा बोलो? 2 लाख इंटू 10 यानी 20 लाख के किए कि नहीं? डिस्काउंट छोड़ दो, कितने के किए? 20 लाख। सब लोग ध्यान दो। अब पिछले प्रॉब्लम में जब मैंने ये वैल्यू लिखी थी हर साल सेम थी, पर इस प्रॉब्लम में रिडम्पशन हर साल 1/5 हो जाने वाला है, यानी हर साल आप डिबेंचर होल्डर को 1/5 रुपीज पेड कर देने वाले हो। तो 20 लाख पहले साल आउटस्टैंडिंग है, तो दूसरे साल भी 20 लाख रहेगा या 16 रहेगा? 16 कैसे आया सर? 16 लाख माइनस 4 लाख। अब आप दिमाग लगाओ, तीसरे साल कितना बाकी रहेगा? 12 लाख। बहुत अच्छे। उसके बाद के बेटा 8, और लास्ट में कितना दे दोगे? 4। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गई, राइट। तो आउटस्टैंडिंग का अगर रेशियो निकालोगे, अगर मैं 4 को बेस लूंगा तो 1 2 3 4 5। ये समझाया नहीं बोलो? अरे बेटा रेशियो है, कैलसी पे निकालो। देखो 20 16 12 क्या 8 4 1 2 3 4 5 है कि नहीं रेशियो? ये आउटस्टैंडिंग का रेशियो। अब मैं इसका क्या बनाऊं बोलो? ये करूंगा मैं। डिस्काउंट का अमाउंट आपने बताया था कितना है बेटा बोलो? 1,20,000। कौन बताएगा पहले साल कितना आएगा? 1,20,000। हे भगवान, खून ही खून आ गया। 1,20,000 इंटू क्या करूं? 1/10 कैसे? क्या गधे लोग? 5 1/5 गधे हो तुम। अरे इसकी टोटल करो ना भाई, मेरे 15 है ना टोटल, तो क्या करोगे? 5/15 120। ये क्या टाइम पास के लिए निकाला क्या? 4/15। तीसरे साल बोलो 3/15। चौथे साल 2/15। और आपने जो आंसर दिया वो सिर्फ आधे से आधे मार्क के लिए सही था, लास्ट ईयर के लिए। वो भी गलत था, 1/10 बोला तुमने गधे लोग। 1/5 भी गलत है ना? 1/5 पिछले प्रॉब्लम में क्यों था बेटा? हर साल सेम था। डिबेंचर रिडीम हुए क्या बीच में से? इस प्रॉब्लम में क्या बोला है जरा पढ़ो रे भाई, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल। हर साल 5% 1/5 यानी 20% डिबेंचर का पैसा वापस दे दोगे। मैंने आपसे कर्जा लिया 20 लाख, सुनो, मैंने आपसे कर्जा लिया 20 लाख, हर साल मैं 1/5 वापस करूंगा, यानी कितना वापस करूंगा? 4 लाख। तो पहले साल के बाद कितना बचेगा? 16। दूसरे साल के बाद कितना बचेगा? 12। फिर कितना बचेगा? 8। फिर कितना बचेगा? 4। तो 20 8 12 4, इनका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 5 4 3 2 1। इनकी टोटल क्या होगी? 15। तो पहले साल 5/15, दूसरे साल 4/15, फिर 3/15। इसको रिड्यूसिंग मेथड। इसके पहले प्रॉब्लम में बीच में रिडम्पशन नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन हर साल कितना लिया था? 1/5। बोलो अब कितना आ रहा है? 40। उसके बाद 32। उसके बाद
24, उसके बाद 16, उसके बाद बोलो 8, इसकी टोटल एक बी से आनी चाहिए। आती है ना? अरे मैथमेटिक्स है रे, एक बी से आता है कि नहीं? अरे बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में यहाँ पे देखो ना, हर साल कितना है? फिक्स अमाउंट है, क्योंकि हम 5वें साल बाद पूरा रुपया देने वाले हैं। और यहाँ पे क्या है, आप हर साल थोड़ा थोड़ा वापस कर दे रहे हो, तो आपका अमाउंट ऑफ राइट ऑफ डिक्रीज प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। नहीं समझेगा आपको? अरे बेटा देखो यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है ना आप, एक मिनट मुझे आपके चेहरे पर इधर देखिए बेटा। इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से फॉर 5 years, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इक्वली थ्रू आउट द लाइफ। हमने इस प्रॉब्लम में इक्वली थ्रू आउट द लाइफ किया कि नहीं? क्यों? क्योंकि फिक्स पीरियड 5 साल के बाद ही, तब तक 1 रुपया भी आपने वापस नहीं किया था। ये समझ में आया? ये वाला ये प्रॉब्लम था। अब दूसरा पढ़ो पैराग्राफ। इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल डिफरेंट डेट्स, जैसे अभी हर साल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो the total amount of discount should be written off in the ratio of benefit derived from debenture loan on a particular year। बोल दो क्या बेटा, हमने 20 लाख का लोन लिया था पब्लिक से, पर पहले साल के बाद 4 लाख वापस कर दिया, तो अपना बेनिफिट 20 लाख का बचा या 16 लाख का बचा? दूसरे साल फिर 4 लाख दे दिए, तो बेनिफिट कितना बचा? 12। फिर और 4 लाख दे दिए, कितना बचा? 8। फिर और 4 दे दिए, कितना बचा? 4। तो यहाँ पे आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो, रेशियो में डिवाइड करोगे। रेशियो क्या है? 5 4 3 2 1। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो। क्या मालूम भगवान कुछ। इसके सिर्फ 2 प्रॉब्लम रह गए, वो कल होंगे। कल ये इसका सब टॉपिक थर्ड खत्म हो जाएगा, है ना, 50% ऑफ द टॉपिक। फोर्थ फिफ्थ सिक्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलो डन। तो नाउ दिस इज द एंड फॉर टुडे। कल का समय फिर से एक बार बताता हूँ, 8:30 से 10:30 मैम लेंगे, 10:30 से 12 दीपेश सर, 12 से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है? अभी ये टॉपिक तीनों एक में से कनेक्टेड है, इसका इम्पैक्ट 4 टॉपिक पे आएगा, फिर फिफ्थ, फिर लास्ट, टोटल 6 सब टॉपिक है इसमें। चलो 20 एक